तो अभी तक की क्लास में मैंने ये बताया काइनेटिक्स की क्लास में कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है। ये स्टडी होती है रेट ऑफ रिएक्शन की और ऐसे फैक्टर्स जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने बात की केमिकल रिएक्शन काम कैसे करता है। हमने देखा केमिकल रिएक्शन जब काम कर रहा होता है तो एक होता है मेरा रिएक्टेंट वाला साइड, एक होता है मेरे पास प्रोडक्ट वाला साइड। जब मेरा केमिकल रिएक्शन शुरू हो रहा होता है उस समय मेरे पास केवल रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं और मेरे पास प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स में जीरो होते हैं। जैसे जैसे मेरा केमिकल रिएक्शन आगे बढ़ता चला जाता है तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होनी शुरू होती है और जो मेरा प्रोडक्ट वाला साइड होता है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती है। अब ये दोनों कितने स्पीड से कम हो रहे हैं या कितने स्पीड से बन रहे हैं, इनकी स्टडी के लिए हम क्या करते हैं, इनके रेट्स को डिफाइन करते हैं। अगर मैं रिएक्टेंट वाले साइड की बात करता हूँ तो रिएक्टेंट वाले साइड्स के लिए मैं रेट ऑफ डिसअपेरेंस की बात करता हूँ, और अगर मैं प्रोडक्ट वाले साइड की बात करूँ उसके लिए मैं रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ अपेरेंस की बात कर रहा होता हूँ। तो देखो, अगर मैं दोनों रेट्स की बात करता हूँ, दोनों रेट्स मुझे क्या बताते हैं, इसका कंसंट्रेशन कितनी देर में चेंज होगा, कितना कितना चेंज हो रहा है, उसकी स्पीड कितनी है। तो दोनों रेट्स को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय जितना टाइम लगा उसके चेंज होने में, ऐसे निकाल लेता हूँ। तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस का मेरे पास चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बाय टाइम टेकन। रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ फॉर्मेशन क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो ये अपना हो गया। इसके बाद मैंने तुमसे ये केमिकल रिएक्शन बताई जहाँ मैंने ये बताया कि एक ही केमिकल रिएक्शन के लिए ज़रूरी नहीं कि रेट ऑफ डिसअपेरेंस या अपेरेंस इक्वल आ रहा हो। तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस अपेरेंस तो मेरे को केवल क्या बताता है, किसी पर्टिकुलर साइड की बात बता रहा है। अगर मैं रेट ऑफ डिसअपेरेंस को बोलता हूँ वो मुझे केवल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की बात करके बता रहा है। रेट ऑफ अपेरेंस मेरे पास केवल प्रोडक्ट साइड की बात कर रहा है। लेकिन क्योंकि मुझे अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ओवरऑल स्पीड ऑफ द रिएक्शन होती है। तो अगर मुझे ओवरऑल स्पीड ऑफ द रिएक्शन निकालना है तो मैं किसी एक को लेके तो नहीं चल सकता हूँ, क्योंकि देखो हो सकता है कोई बच्चा मुझसे ये बोल रहा है कि सर आप ये कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के लिए कि जो जितनी तेज़ी से रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कम होते जा रहे हैं उतनी तेज़ी से रिएक्शन चल रही है। कोई बोलेगा नहीं सर, जितनी तेज़ी से प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है उतनी तेज़ी से रिएक्शन चल रही है। तो मैंने देखा, जब मैंने सॉल्व करने की कोशिश की एक ही रिएक्शन के लिए, तो मैं देख रहा हूँ दोनों रेट्स मेरे पास अलग अलग आ रहे हैं। और अगर दोनों रेट्स मेरे पास अलग अलग आ रहे हैं तो मैं दोनों में से कभी किसी एक को लेकर ओवरऑल स्पीड की बात नहीं कर सकता हूँ। तो अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, दोनों रेट्स को उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देता हूँ। अब इसी सेम रिएक्शन के लिए जहाँ मेरे पास दोनों रेट्स अलग अलग आ रहे हैं, रेट ऑफ डिसअपेरेंस अपेरेंस अलग अलग आ रहा है, इनको जब मैं इनके स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दे रहा हूँ तो मेरे पास ये दोनों जो ओवरऑल वैल्यू निकाल के देते हैं वो इक्वल आता है, जिसको मैं रेट ऑफ रिएक्शन कह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो याद रखना कि किसी सिंगल केमिकल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ डिसअपेरेंस अपेरेंस इक्वल आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो प्रॉब्लम जो मेरे पास है कि दोनों इक्वल जिस केस में नहीं आएंगे तो मैं ओवरऑल स्पीड नहीं बता सकता हूँ। उसके लिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि इनको इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यही बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन तुम चाहे दोनों में से किसी साइड को लेकर चलो वो हमेशा इक्वल आना चाहिए। इसीलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको इनके स्टोइकियोमेट्रिक से डिवाइड कर देते हैं। अब बात आती है कि इनकी यूनिट्स क्या होंगी, रेट ऑफ डिसअपेरेंस की, अपेरेंस या रेट ऑफ रिएक्शन की। तो ये तीनों मुझे क्या बताते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन में कितना समय लग रहा है मेरे पास। तो चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का चेंज मतलब कंसंट्रेशन किस में लिखते हैं, मोल पर लीटर में लिखा जाता है, बाय टाइम। तो ये क्या बन के आएगा मेरे पास, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। तो यही यूनिट होगी मेरे पास। रेट ऑफ रिएक्शन की भी यूनिट है मेरे पास, ये रेट ऑफ अपेरेंस की भी यूनिट है मेरे पास, और रेट ऑफ डिसअपेरेंस की भी यूनिट है मेरे पास। ठीक है, इतना नोट कर लो चाहो तो, ये वाला साइड। वैसे फॉर्मूलाज याद रखना कि हाँ क्या कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये समझ गए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है, अपेरेंस डिसअपेरेंस स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करने के बाद। इसके बाद बात आती है, अब मान लो मैं तुमसे क्वेश्चन याद दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मेरे पास मान लो ऐसा हो कि N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। तुमसे हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ मुझे, अगर मैंने तुम्हें क्वेश्चन में दिया है कि रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2 इज 2 × 10⁻⁻² मोल
लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। ठीक है, तो मुझे बताओ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2 कितना होगा और रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, क्या निकाल सकते हैं हम? देखो कैसे सॉल्व करना है, मुझे पता है कि अगर मैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपीयरेंस निकालने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास दोनों के लिए अलग अलग आएंगे, पर दोनों के लिए एक चीज़ जो सेम आती है वो क्या आती है, रेट ऑफ रिएक्शन आती है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस रिएक्शन के लिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहिए। इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा मेरे पास, डेल्टा N2 बाय डेल्टा T इंटू क्या करेंगे, इसका स्टोइकोमेट्री करेंगे, इज इक्वल टू ये जो मेरे पास ब्रैकेट्स लगे, ब्रैकेट्स मतलब कंसंट्रेशन और डेल्टा मतलब चेंज होता है। ठीक, अब ये क्या आ गया मेरे पास, ये रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। रेट ऑफ रिएक्शन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसको मैंने इसके स्टोइकोमेट्री से भी डिवाइड किया हुआ है ना। तो देखो अब अगर मुझे पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन सबके लिए इक्वल आती है तो मैं इनको आपस में इक्वेट कर सकता हूँ। अब अगर देखो मुझे मेरे पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 गिवन है, मुझे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2 निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं N2 वाले साइड को और इसके वाले साइड को H2 वाले साइड को इक्वेट कर सकता हूँ। क्या होगा, डेल्टा N2 बाय डेल्टा T इंटू 1 इज इक्वल टू डेल्टा H2 के कंसंट्रेशन बाय डेल्टा T इंटू 3। ठीक है, ये जो मेरे पास इतना साइड बन रहा है, ये साइड मेरे पास क्या है, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 ही तो है ना। तो मुझे निकालना क्या, मुझे रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस कैसे निकालूंगा, ये साइड मेरा रेट ऑफ अपीयरेंस ही तो बनेगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, ये मेरे पास ये बनेगा। तो हमें करना क्या है, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है मेरे पास, ठीक है, और ऊपर क्या करेंगे, इंटू 3 कर देंगे, इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2 आ जाएगा। तो कितना बन के आ रहा है मेरे पास, ये बन के आ गया। तो क्या समझ गए हम कि रेट ऑफ रिएक्शन, अगर मेरे पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस गिवन हो, अपीयरेंस गिवन हो या ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन भी गिवन हो, तो हमें करना क्या है, हमें उस रिएक्शन के लिए सबसे पहले उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को लिख के चलना है। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन चाहे रिएक्टेंट की बात करूँ चाहे प्रोडक्ट की बात करूँ, दोनों के लिए सेम ही बन के आने वाला है। ठीक है, तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा, हमारे पास ये जो बन के है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये रेट ऑफ अपीयरेंस है, जो वैल्यूज है उसको पुट किया, आंसर आ गया मेरे पास। अब यहाँ का रेट ऑफ रिएक्शन निकालने की बात की जाए, क्या हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा मेरे पास, अगर तुम चाहे तो N2 से, अगर तुम N2 के साथ निकालना चाह रहे हो मान लो, तो क्या बनेगा यहाँ पे, यही बनेगा 2 × 10⁻²। अगर तुम रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हो H2 के साथ, क्या उसके लिए भी देखो इक्वल सेम आ रहा है, कितना बनेगा ये, क्या हमने इसकी वैल्यू निकाली अभी, ये कितना है मेरे पास 6 × 10⁻², इससे कट कर दूँ 2 आ गया, तो कितना आया 2 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन दोनों साइड के लिए इक्वल आ रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन चाहे तो मैं N2 की वैल्यू को लेके निकालूँ, H2 की वैल्यू हाइड्रोजन से निकालूँ या फिर अमोनिया से निकालूँ, सबके लिए सेम आने वाला है। तो कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है मेरे पास कि कितने टाइप के रेट्स पॉसिबल हो सकते हैं मेरे पास। अगर मैं रेट्स की बात करता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करता हूँ, तो ये मेरे पास दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है मेरे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक होता है मेरे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अगर दोनों में देखना इसको डिफरेंस क्या आता है मेरे पास, तो दोनों में डिफरेंस क्या है,
ये कंसंट्रेशन बाय टाइम का अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, समय के साथ कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। मान लो मेरे पास जो रिएक्शन चल रही है, ए से मेरे पास प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो ये मान लो मेरे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, ए की कंसंट्रेशन है। तो मैंने बताया था केमिकल रिएक्शन जब काम करती है तो समय के साथ क्या होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता चला जाता है। तो मेरा ग्राफ ऐसे डाउन आ रहा है। अगर मैं तुमसे पूछूं यहाँ पे कि मुझे बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या बन के आएगी, है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकालेंगे, ए की जो कंसंट्रेशन फाइनल होगी माइनस ए की कंसंट्रेशन जो इनिशियल होगी बाय क्या करेंगे, T2 माइनस T1 करेंगे। यही होता है। इनटू क्या करना है मुझे, इसका स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई कर देना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बन के आ जाएगा। मान लो मैं तुमसे बोलूँ कि मुझे ये बताओ 0 से लेकर के 4 सेकंड्स के बीच में कितना आएगा चेंज, तो मुझे पता है कि इस ग्राफ की मदद से मैं बता सकता हूँ कि 0 सेकंड पे कितनी थी इसकी कंसंट्रेशन, 4 पे थी, 4 सेकंड पे कितने पे, ऑलमोस्ट 1 पे आ रहा है। तो क्या करेंगे, 1 माइनस 4 बाय टाइम, जो टाइम का जो चेंज आएगा चेंज कर देंगे, स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा एवरेज के लिए। तो एवरेज को डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा का साइन करते हैं। दूसरी बात, मेरे पास यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है 0 से 4 सेकंड, जो ये मेरे पास एक फाइनाइट टाइम इंटरवल है, मतलब जिसको मैं मेजर कर सकता हूँ इजीली, है ना, मतलब एक क्लियर कट मुझे समझ आ रहा है कि कुछ टाइम में डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे जो हम टाइम इंटरवल की बात करते हैं, ये मेरे पास एक फाइनाइट टाइम इंटरवल होता है। ठीक है ना। और अगर इंस्टेंटेनियस की बात करता हूँ, इंस्टेंटेनियस में क्या होगा, अगर यहाँ भी मैं कंसंट्रेशन बाय टाइम का ग्राफ बनाता हूँ तो समय के साथ क्या होता है, इसी सेम रिएक्शन की कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी। बस यहाँ पे चेंज किया था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, यहाँ पर मैं जो टाइम इंटरवल लेता हूँ, मैं तुमसे बोलूँगा, मान लो कि मुझे बताओ 1.5, 1.005 और 1.006 के बीच में मुझे बताओ कितना चेंज आ रहा है। तो यहाँ जो मैं देख रहा हूँ, यहाँ जो मैं टाइम का चेंज है ना, ये जो टाइम का डिफरेंस आएगा ये बहुत ही स्मॉल डिफरेंस है, इसीलिए वो मुझे एक इंस्टेंट पे ही इसीलिए यहाँ पे जो रिएक्शन है, यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन निकालता हूँ वो मुझे किसी एक पॉइंट पे निकलता हुआ दिख जाता है। यहाँ पे बस डिफरेंस क्या है दोनों में, कि यहाँ पे जो टाइम इंटरवल का डिफरेंस है, डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, इनफैक्ट वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है। तो एक एवरेज साइड में क्या होता है, जो मेरे पास टाइम इंटरवल है, जो मेरे पास टाइम के बीच का चेंज आ रहा है, वो मेरे पास कुछ फाइनाइट टाइम इंटरवल है। लेकिन इंस्टेंटेनियस में क्या हो रहा है, मेरे पास जो टाइम का चेंज आ रहा है बहुत ही स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि मुझे वो एक पर्टिकुलर सेकंड पे होते हुए दिख जाता है रिएक्शन। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन मैं डिटरमाइन करता हूँ वो इंस्टेंटेनियस कहलाता है, और यहाँ पे डिटरमाइन करता हूँ उसे एवरेज बोला जाता है। अगर मैं बात करूँ एवरेज के लिए हम डेल्टा का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर बात करूँ तो हम किसका यूज़ करेंगे, डी का यूज़ करते हैं। डी मान लो ए का कंसंट्रेशन फाइनल माइनस ए का कंसंट्रेशन इनिशियल बाय dt। तो ऐसे करके हम इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे होते हैं। अब मान लो मेरे पास एक रिएक्शन अगर हो, सेम ही रिएक्शन मैं देता हूँ, जैसे N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, तो इसके लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा, इसके लिए एवरेज मेरा बनेगा डेल्टा N2 बाय डेल्टा टी इंटू इसकी स्टोइकियोमेट्री इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ H2 3 इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा NH3 बाय 2 इंटू डेल्टा टी। ये बन गया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करता हूँ इसी जगह पे, तो ये क्या बनेगा, मेरे पास डी N2 बाय डी टी इंटू 1 इज इक्वल टू डी ये बन गया। तो एवरेज कैसे लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस कैसे लिखते हैं, क्लियर हो गया। तो मुझे लगता है अब हमें क्लियर है कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है। ये स्टडी होती है रेट ऑफ रिएक्शन और ऐसे फैक्टर जो रेट ऑफ रिएक्शन का अफेक्ट करते हैं।
केमिकल रिएक्शन कैसे काम करती है, केमिकल रिएक्शन में कैसे कैसे किसी कंसंट्रेशन समय के साथ बढ़ती है, किसी कंसंट्रेशन समय के साथ घटती है, इतना समझ आ गया। अगर मैं रिएक्टेंट साइड की बात करता हूँ तो वो उसकी कंसंट्रेशन कितने स्पीड से कम हो रही है, उसके लिए हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को डिटरमाइन करते हैं। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन समय के साथ कितनी बढ़ रही है, उसके लिए हम उसकी रेट ऑफ अपीयरेंस को डिटरमाइन करते हैं। दोनों में हमने देखा जब एक ही, और उसके बाद अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन मेरे पास क्या आता है कि ओवरऑल स्पीड की बात करता है। लेकिन मुझे ये भी समझ में आया कि मैं एक रिएक्शन में अगर मैं केवल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस के अकॉर्डिंग निकालना चाहूँ तो मैं उनके हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन को नहीं निकाल सकता हूँ। मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों रेट्स को इनके स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करके ही रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जा सकता है। क्योंकि सेम केमिकल रिएक्शन के लिए ऐसा भी पॉसिबल है कि रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन निकालते समय कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपीयरेंस अलग अलग आ सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम मेरे पास अराइज हुई थी, इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इनको स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आ गई। और रेट ऑफ रिएक्शन की बात करता हूँ या रेट ऑफ अपीयरेंस की बात करता हूँ, डिसअपीयरेंस की बात करता हूँ, सबकी यूनिट्स क्या बनेगी, क्योंकि ये सब कंसंट्रेशन का चेंज बता रहे टाइम के साथ। तो कंसंट्रेशन चेंज यानी मोल पर लीटर, और टाइम टेकन 1/टाइम, तो इसकी यूनिट्स क्या बन जाएंगी, मोल, लीटर इनवर्स, टाइम इनवर्स। तो तीनों के लिए मेरे पास एक यूनिट रहेंगी। इसके बाद मैंने ये क्वेश्चंस कराने की कोशिश की कि क्वेश्चंस निकालते कैसे हैं, वैल्यूज कैसे आएंगी, और हमने देखा फिर रेट ऑफ रिएक्शन मेरे पास कितने टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, मेरे पास दो टाइप के रेट ऑफ रिएक्शन है, एक मेरे पास इंस्टेंटेनियस है, एक मेरे पास एवरेज है। एवरेज में क्या होता है कि एवरेज मेरे पास जो टाइम का इंटरवल है वो मेरे पास एक फाइनाइट टाइम इंटरवल आता है। ठीक है, अगर इंस्टेंटेनियस की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है इतना ज़्यादा स्मॉल है कि वो मुझे एक ही इंस्टेंट में होते दिख जाता है, इसीलिए उसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। दोनों को कैसे डिनोट किया जाता है, एवरेज के लिए हम डेल्टा का साइन यूज़ करते हैं, इंस्टेंटेनियस के लिए हम डी का यूज़ कर रहे होते हैं। और एक ही रिएक्शन के लिए कैसे लिखना चाहिए एवरेज और इंस्टेंटेनियस को, ये करके बता दिया। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक तुम्हें चीज़ें आप क्लियर हो चुकी होंगी।